हमारे साथ मिस्टर मनीष सोनथालिया जुड़ रहे हैं। वो देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट पीएमएस मैनेज करते हैं, मोतीलाल ओसवाल पीएमएस के हेड हैं। और मनीष, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बाजार में वॉर को तो, यूक्रेन वॉर को तो सब भूल चुके हैं, शायद कंप्लीटली इन द प्राइस है। रूबल भी वापस आ गया है प्री वॉर लेवल्स पे। जो नई परेशानी बाजार को नज़र आ रही है वो है स्लोइंग ग्रोथ और बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन। या आपको ऐसा लगता है कि जो स्लो ग्रोथ है वही बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को एक तरह से ठीक कर सकती है? आप इस मैटर को लेके कितना चिंतित हैं? क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंपैक्ट होंगी, हम लोगों की आपसी रोजमर्रा की चीज, ऑलमोस्ट हर चीज महंगी होती चली जा रही है। जी, तो ये महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन का नंबर्स आ रहे हैं, यूएस में भी लास्ट में इन्फ्लेशन प्रिंट था वो 8.5%, सीपीआई इंडिया में भी 6.95, डब्ल्यूपीआई की बात करें तो 15%, 14.5% के करीब। तो जो वॉर का जो एलिमेंट था वो अभी बैक बर्नर पर है। वॉर चल ही रहा है, वो एक एडेड समस्या तो है ही कमोडिटी प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जो रेट हाइक की जो पॉसिबिलिटी है, जो फ्रंट लोडिंग ऑफ रेट हाइक्स होंगे, उससे वैल्यूएशन रीसेट डेफिनेटली मार्केट्स में होगा। तो मुझे ये लगता है कि बेसिकली FY23 इज मोर अबाउट प्रोटेक्टिंग द डाउन साइड रादर देन एमिंग फॉर एनी मेजर अपसाइड। क्योंकि ये इन्फ्लेशन रहेगा, कमोडिटी प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे, ग्रोथ स्लो डाउन होगा और वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बेसिकली विल ट्रायम्फ ओवर ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। श्योर, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है, कैश फ्लो बैक्ड होता है। आपने अपना अच्छा, एक और इससे पहले कि मैं आपके सेक्टर्स और पोजीशनिंग और पे बात कर सकूं, आपसे ये समझना चाहूँगा कि बाजार रेट हाइक्स को किस तरह से इस समय डाइजेस्ट कर रहा है। बी इट यूएस के रेट हाइक्स हों, हमारे यहाँ भी कॉशियस टू एकदम डविश वाली कमेंट्री से हल्का सा कॉशियस और टिल्ट होना शुरू हुआ है। शायद उतनी स्टीपली नहीं, बट हमारे यहाँ भी रेट्स आगे इवेंचुअली तो बढ़ना शुरू होंगे ही। वो उसका इम्पैक्ट आपको डिमांड पे कैसा नजर आता है होता हुआ? देखिए, जो रेट हाइक है, अगर हम नंबर्स की बात करें तो भारत में रिपो रेट आपका 4% है, इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्ट्री है 6.95 है, 10 ईयर जीसेक यील्ड जो है 7% के ऊपर है। तो मतलब हम बहुत ज्यादा बिहाइंड द कर्व हैं। और जो एक्सपेक्टेशन थी पहले कि 75 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक होगा FY23 में, अब वो लगता है 150 से 250% का रेट हाइक होगा। क्योंकि अगर आप रिपो इंटरेस्ट रेट माइनस या इन्फ्लेशन माइनस रिपो कर लें या रिपो माइनस इन्फ्लेशन रेट कर लें तो गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। यूएस में तो गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब अगर 3% भी आप 10 ईयर जीसेक यील्ड को मान और 8.5% का इन्फ्लेशन है जो कि आगे जाके थोड़ा मॉडरेट होगा, फिर भी 3.5 से 4% का जो 10 ईयर जीसेक यील्ड है यूएस में, वहां तक रेट हाइक हो सकती है। और ये सब रेट हाइक बेसिकली फ्रंट लोडिंग होगा। फ्रंट लोडिंग का मतलब कि बेसिकली 75 बेसिस पॉइंट जून में, 75 बेसिस पॉइंट जुलाई में, और उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट फॉर द नेक्स्ट 6 रेट हाइक। इस तरह का फ्रंट लोडिंग ऑफ जो रेट हाइक्स होंगे उससे डेफिनेटली वैल्यूएशन रीसेट होंगे। तो बेसिकली बाजार में कहा कि ग्रोथ और पी मल्टीपल्स को सिनोनिमसली देखना पड़ेगा। पीईजी रेशियो अगर 1 से बहुत ज्यादा ऊपर है या 1.5 से बहुत ज्यादा ऊपर है तो वहां पर वैल्यूएशन नहीं टिक पाएगा। और जहां पर भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, पी मल्टीपल्स 10, 12, 15 इस तरह की अगर लेवल्स पे है, वो सब सेक्टर्स और कंपनीज बेसिकली आउट परफॉर्म करें। राइट, एब्सोल्युटली। मॉर्निंग मनीष, प्रियंका हियर। एक चीज़ आपसे और थोड़ा सा बैंकिंग स्पेस पर और व्यू जानना चाहेंगे। आपके पास तो एक्सपोजर का आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों का है, लेकिन अब एक जो कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है पोस्ट आईसीआईसीआई नंबर्स, लोन ग्रोथ तो बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह का जहां आईसीआईसीआई बैंक का फोकस शायद रिटेल अग्रेशन ज्यादा है, वहाँ होलसेल अग्रेशन शायद एचडीएफसी बैंक का। ये क्या कंपेरिजन किन बेसिस पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, और आपको इन दोनों स्टॉक में से कौन सा बेहतर लगता है? मुझे तो ये लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक इज द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक। मर्जर के बाद बहुत सी डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी। वो सेकंड लार्जेस्ट बैंक कंट्री के हो जाएंगे, एचडीएफसी बैंक स्टेट बैंक के। तो ग्रोथ रेट्स मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा उनके लिए, जो आज की डेट में अगर 15% भी हम माने, वो ग्रोथ रेट आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्योंकि
बहुत बड़ा बुक है। और आईसीआईसीआई बैंक के कंपैरिजन में अगर देखें तो वो फोकस कर रहे हैं स्प्रेड्स और प्रॉफिटेबिलिटी एंड आरओईज वीजा वी रिटेल वर्सेस होलसेल, क्योंकि होलसेल में ट्रिपल ए रेटेड बुक में बहुत ज्यादा स्प्रेड्स बचे नहीं, तो वहां आपकी मार्जिन उतनी ज्यादा नहीं बन पाएगी जितनी आपकी रिटेल बुक में या एसएमई बिजनेस बैंकिंग बुक में बनती है। और वैल्यूएशन दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर है, 2.8 टाइम्स 2.9 टाइम्स प्राइस टू बुक। तो मुझे तो ये लगता है कि मर्जर की जो अनसर्टेनिटी है, जो टाइम लैग है 18 महीने का, और क्योंकि स्वैप रेशियो ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो गया है, तो वो फंडामेंटल्स एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो फंडामेंटल्स है नेक्स्ट 18 मंथ्स, वो स्वैप रेशियो के कारण कोई मायने रखता नहीं। और जो ग्रोथ है और जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स हम देख रहे हैं 21% वर्सेस 5%, तो एचडीएफसी बैंक के लिए एनवायरनमेंट बहुत हेडविंडेड है, ओवरओन्ड भी है स्टॉक, तो वहां भी रीसेट होगा आपका एलोकेशन। तो आईसीआईसीआई बैंक इज द टॉप एलोकेशन अकॉर्डिंग टू बी इन द बैंकिंग स्पेस, दे आर डूइंग वेरी वेल, और वैल्यूएशन भी एक्सपेंशन होंगे और ग्रोथ रेट्स भी बेटर होंगे एचडीएफसी। मनीष, पिछले हफ्ते हमारा एक कॉन्क्लेव था, इंडियन इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, उसमें गौतम अडानी आए थे और वो ये कह रहे थे कि 2050 तक, कोई हम बहुत दूर नहीं है, 25 साल हैं अगले, 2050 तक हमारी जो इकॉनमी है वो 28 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है, यानी यहाँ से कम मल्टीफोल्ड हो सकती है भारत की इकॉनमी हो। और क्योंकि आप खुद गौतम अडानी ऐसे ऐसे बिजनेसेस में डिवाइडेड है जो सारे कोर सेक्टर के हैं, चाहे पावर है, ट्रांसमिशन है, पोर्ट्स है। आपको अडानी ग्रुप में से सबसे अच्छा सेगमेंट कौन सा लगता है, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होनी बाकी है अभी भी, अगर उनकी बात को मैं बेस मानता हूँ कि 2050 तक 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है? तो देखिए, इंडिया इज एट द कस्प ऑफ अ गोल्डन डेकेड, ये तो बात एकदम एस्टैब्लिश्ड है, क्योंकि अगर आप देखें कोई भी इकोनॉमी की अगर बेसिक सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट हो जाती है, दैट इज टू से कि 2000 से $3000 पर कैपिटा इनकम में अगर कोई इकोनॉमी जाती है, आप चाइना देख लीजिए, आप ब्राजील देख लीजिए, $2900 से चाइना $7500 पहुंचा 2005 और 2014 के बीच में। ब्राजील का नंबर $3500 से $13000। तो ये $2000 से $3000 जो पर कैपिटा इनकम का ब्रैकेट है, उसके बाद इकोनॉमी में जे कर्व आ जाता है। जो भारत ने 4 मेजर रिफॉर्म्स किए हैं, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, रेरा, आईबीसी, ऑन टॉप ऑफ दैट आप 3 मेजर थीम्स अगर ओवरले करें, जो कि है आपकी पीएलआई, आत्मनिर्भर और चाइना +1, तो इंडिया के पास एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो $3 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, नेक्स्ट 10 से 12 साल में हम $6 ट्रिलियन तो पहुंच जाएंगे, उसके बाद हमें देखना है। पर ये 3 से 6 की जर्नी भी काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि सब सेक्टर्स बेसिकली आपके कंजम्पशन ले लीजिए, सेविंग्स ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स ले लीजिए, वो फोकस में रहेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवरेज जो है 15 साल के लो पर है, तो एक प्राइवेट केपेक्स तो होने की ही है, गवर्नमेंट फ्रंट लोड कर रहा है अपने बजट के थ्रू। अगर आप कंजम्पशन की बात करें तो जो एकदम बेस मैस सेगमेंट है वो बल्ज हो जाएगा, पिरामिड जो है वो मिडिल क्लास, डेमोग्राफिक्स, अर्बनाइजेशन को। तो कहने का ये मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। इंडिया में प्रॉब्लम ये रहा है कि लास्ट 5-6 सालों में हमने अपनी एनर्जी और पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा निवेश नहीं किया। अगर आप देखें कि अभी गर्मी तो जस्ट शुरुआत हो ही रही है और पावर रेट्स एक्सचेंजेस में 20 रुपए पर यूनिट तक पहुंच गई। पावर सेक्टर का महत्व तो मतलब अंडरमाइन किया नहीं जा सकता है, और रिन्यूएबल्स में फोकस है। तो सब सेक्टर्स में बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थीम्स तो एक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक टेक ऑफ मोड में है। अगर आप अडानी ग्रुप की बात करें तो बेसिकली अडानी पोर्ट्स में बहुत ज्यादा संभावना दिखती है, इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ देयर रीच। तो यही एक कंपनी है जो हमारे रेडार में है इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन। बाकी सब कंपनियों में थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंसर्न है, but otherwise they are in a good investment cycle which should be tailwind. पोर्ट्स ऐसे मार्केट में भी काफ़ी आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर पे, जिस हिसाब से रॉ मटेरियल का इशू, उनको एक तो उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, जैसे पाम ऑयल का महंगा होना, दूसरी तरफ उनकी एबिलिटी पास ऑन करने की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में। तो क्या आपको लगता है कि डिमांड इम्पैक्ट होगी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं आगे चल के, और उसके चलते वैल्यूएशन अभी वो
मेजर डिमांड स्लो डाउन को फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं गूगल पे न्यू आईटी जॉब पोस्टिंग्स का भी देख रहा था डेटा, वो भी कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अगर एक स्लो डाउन अगर है 3 से 6 महीने में इकोनॉमी में, तो क्या वो बाजार में प्राइस्ड इन है? देखिए, डिस्क्रिशनरी स्पेंड इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू योर पर कैपिटा इनकम। जी। इंडिया का पर कैपिटा इनकम तो बढ़ा ही है, तो परचेजिंग पावर जो है कंज्यूमर की वो बढ़ी है लास्ट 5 से 10 साल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 10 ईयर्स। तो डिमांड में अभी तक मेजरली कोई इम्पैक्ट डिमांड डिस्ट्रक्शन में हमें देखने को नहीं मिला। एक मैट्रिक्स जो हम देख सकते हैं वो है बेसिकली ऑयल प्राइसेस। अगर ऑयल प्राइसेस 120, 30, $40 हो जाते हैं तो डेफिनेटली डिमांड डिस्ट्रक्ट होगा, आपकी रियल जीडीपी पर इम्पैक्ट आएगी और बेसिकली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में तो एकदम सीधा साधा डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। तो वही स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे जहां पर प्राइसिंग पावर की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन है जो कि रहेगा नेक्स्ट 1 साल में, रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा गिरते हुए नजर नहीं आ रहे। तो जहां पर प्राइसिंग पावर है सेक्टर्स में, जैसे अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है, वहां पर प्राइसिंग पावर बहुत जबरदस्त है। वहां पर कुछ मेजर फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऑयल प्राइसेस 100 है या 50 है या 150 है। तो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में वहां पर इम्पैक्ट बहुत कम होगा। हाई एंड सेगमेंट जहां पर डेली बेसिक नेसेसिटीज का स्टैंड है, वहां पर बेसिकली रॉ मटेरियल कॉस्ट हेडविंड को संभालना बहुत जरूरी है। पास थ्रू करेंगे तो डिमांड इम्पैक्ट जरूर होगा और ग्रोथ स्लो डाउन होगी। तो इट इज अ पिक एंड चूज, इट्स अ स्टॉक पिकिंग इन द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस। कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है, पर जितनी लो टिकट आइटम होगी वहां पर डिमांड डिस्ट्रक्शन कम होगा, पर जितनी हाई टिकट आइटम होगी विद इन द अल्ट्रा हाई एंड, उसके नीचे जो सेगमेंट है वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ में इम्पैक्ट होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट हेडविंड बहुत जबरदस्त है। और वहीं पर एट द एंड ऑफ द डे आपको वैल्यूएशन फैक्टर इन करना पड़ेगा, क्या ग्रोथ होगी और क्या वैल्यूएशन में। अगर बहुत ज्यादा सब कुछ नेगेटिव प्राइस इन हो गया है तो हो सकता है, और एक स्टैंडर्ड डिविएशन टू मीन या 2 स्टैंडर्ड डिविएशन टू मीन में कुछ सेक्टर्स डिस्क्रिशनरी स्पेस में उसके नीचे चले गए हैं, तो मार्केट्स रिवर्जन टू मीन की भी थीसिस को उस सेक्टर्स में, जैसे ऑटोमोबाइल्स में सब कुछ नेगेटिव प्राइस इन हो गया, और ये बेसिकली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है। डिमांड अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। पैसेंजर कार्स ले लीजिए या कमर्शियल व्हीकल्स ले लीजिए, वहां पर डिमांड डिस्ट्रॉय। लेकिन 2 व्हीलर सेगमेंट में ऑब्वियसली डिमांड में इम्पैक्ट है, रूरल स्लो डाउन है, ऑयल प्राइसेस बहुत हाई है, रॉ मटेरियल वो अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है, डी ग्रोथ है सेक्टर में। तो इट इज अ पिक एंड चूज विद इन द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस। राइट, ऑल राइट। जैसे मनीष आपने रेफर भी किया एंड वेरी वेल कोटेड अबाउट दिस कि ऑटो में सब कुछ नेगेटिवली प्राइसन हो चुका है, तो क्रूड के प्राइसेस को हम कितना फैक्टर इन कर रहे हैं? अब एनर्जी प्राइसेस की कितनी एडजस्टमेंट बाजार कर चुका है, क्योंकि अब हमेशा तो इतने एलिवेटेड लेवल पे नहीं रहेंगे, अब तो काफ़ी हद तक स्टेबल है। आपको लगता है कि जो एक प्रीमियम दे रहे हैं हम क्रूड के लिए, वो शायद अब धीरे धीरे मार्केट इस रीडिंग की वहाँ सॉफ्टनेस आएगी, कमोडिटी प्राइसेस में आप एक सॉफ्टनेस देख रहे हैं, ये सिनेरियो भी बदलता हुआ दिखाई देगा? देखिए, सप्लाई चेन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। अगर यूक्रेन रशिया वॉर खत्म भी हो जाता है तो भी कमोडिटी प्राइसेस तो एलिवेटेड रहेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑयल प्राइसेस का डायरेक्ट कोरिलेशन है, तो जितनी हाई ऑयल प्राइसेस है कि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स गोज अप टू दैट एक्सटेंट। तो और ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा और अपने यहाँ इंडिया में तो ऑयल प्राइसेस टोटल पास थ्रू हैं विद अ लैग हियर एंड देयर। एक्साइज ड्यूटी कट की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट ऐसे ही गवर्नमेंट की स्ट्रेस में है, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडीज वगैरह बहुत बढ़ जाएंगे, फूड सब्सिडीज, फर्टिलाइजर सब्सिडीज। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम तो यही मानना है कि जो हम पिछला हाई देखे थे $130 के करीब ऑयल का, वो एक बार पीक दिखता है। अगर कुछ वेरिएशन इसमें होता है तो अगेन दैट विल गेट प्राइस्ड इन, पर आज की डेट में $120-130 के क्रूड को मार्केट्स फैक्टर इन कर रहा है ऑटोमोबाइल स्पेस में। लेटेंट डिमांड सिस्टम में बहुत हाई है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो इश्यूज है ऑटोमोबाइल सेक्टर के, वो बहुत दिनों से चल रहा है। तो डिमांड अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स है और एक्सपोर्ट मार्केट भी काफी बड़ा है।
तो एक बहुत लार्ज सेक्टर है इकोनॉमी का, और अभी तक तो डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है, पर्टिकुलरली पैसेंजर व्हीकल्स में। बट अगर ऑयल यहाँ से और ऊपर जाता है तो डेफिनेटली डिमांड पर वापस इम्पैक्ट आएगा। मनीष, दो चीज़ें और हो रही है मार्केट के अंदर। अब ना सरकार थोड़ा ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गई है। अब आप देखिए ना, पिछले साल तक बीपीसीएल बिका नहीं। आज इस फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग में होते हैं उन्होंने ये कहा कि हम बीपीसीएल की तो बिडिंग प्रोसेस को ही बदल रहे हैं, हम भाव को ही ठीक कर देंगे अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो। एयर इंडिया उन्होंने बेच के दिखा दी। अब वो LIC के बारे में बोल रहे हैं अगर ठीक है कैप बहुत बड़ा है तो हम 3.5% ही बेचेंगे, हमने मिनिमम 3.5% कर दिया। तो सरकार की नज़र में जो डिसइन्वेस्टमेंट वाला एंगल है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? उसमें से बेस्ट कंपनी अगर आपको कोई दिखती है तो वो भी बता दीजिए। हो सकता है बीपीसीएल ही हो जाए अब। देखिए, सरकारी कंपनीज में वैल्यू तो बहुत है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और क्योंकि मार्केट्स अभी वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग की तरफ मेंडर कर रहे हैं एज अपोज टू ग्रोथ स्टाइल। सारे PSUs बेसिकली आपके डिफेंस सेक्टर में ले लीजिए, ऑयल सेक्टर में ले लीजिए, एंड अदर सेक्टर्स, कमोडिटी स्पेस में ले लीजिए, काफी अंडर वैल्यूड है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड, इन टर्म्स ऑफ द आउटलुक फॉर FY23 ओवर FY22 एंड सो ऑन। गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है लास्ट बजट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था एज अपोज टू द प्रीवियस ईयर। जो हम 2 लाख करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट की बात करते हैं तो वो नंबर तो अभी नहीं, उसे बहुत कम है। और LIC के वैल्यूएशंस भी कम हो गए, तो 6 लाख करोड़ के वैल्यूएशंस की ऑलमोस्ट अनुमान। तो गवर्नमेंट्स को भी मार्केट का जो मूड है वो समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा अगर थोड़ा भी एलिवेटेड प्राइसिंग होगा तो हो सकता है सब्सक्राइब ना हो। बट रिस्क टू रिवॉर्ड डेफिनेटली PSUs के फेवरेबल है। और आई एम श्योर कि BPCL में भी कोई ना कोई तो बायर आ ही जाएगा विद चेंज्ड नॉर्म्स फॉर बिडिंग, क्योंकि वैल्यू तो बहुत है कंपनी में। बिल्कुल, वैल्यू PSUs में काफ़ी नज़र आ रही है। और जैसा आप पहले कह रहे थे कि वैल्यूएशन कंफर्ट वाले एरियाज 2022 में एक्चुअली बेटर हो सकते हैं रादर देन हाई ग्रोथ एरियाज। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमसे बात करने के लिए। ऑलवेज एंजॉय योर कंट्रीब्यूशन ऑन द चैनल। आइए